दो दुनिया का वारिस, अनकही कथा, भाग एक। प्रस्तावना। धर्मा के लिए आज का दिन बहुत ही खुशियों भरा दिन था। ये तारीख वो कभी नहीं भूल सकता था। 25 अप्रैल 2079। ये वो दिन था जब उसने अपने 25वें जन्मदिवस पर एक ऐसा कार्य कर दिखाया था जो अति सराहनीय था। उसने विश्व अंतरिक्ष संघ की सबसे मुश्किल परीक्षा को बहुत ही आसानी से उत्तीर्ण कर लिया था। ये वह परीक्षा थी जिसमें बहुत ही कठिन, शारीरिक और अत्यधिक जटिल भौतिकी के प्रश्न जैसे एम थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम भौतिकी इत्यादि के प्रश्न आते थे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर्स भी मुश्किल से ही हल कर पाते थे। धर्मा ने न सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण की थी, अपितु वह प्रथम आया था और इससे वह सीधे ही एमवी कैरस्टोर नामक अति आधुनिक अंतरिक्ष यान में फ्लीट लेफ्टिनेंट का स्थान मिल जाएगा, जो लोगों को कई वर्षों की मेहनत के बाद भी बमुश्किल ही मिलता था। धर्मा अब इस अति अत्याधुनिक विमान में बैठकर, जो प्रकाश गति के 15% तक की गति हासिल करने में सक्षम था, जल्द ही मंगल ग्रह की यात्रा पर जाएगा। यदि किसी को किस्मत की मार का सबसे प्रमुख उदाहरण देखना है, तो वह है धर्मा का उदाहरण। आज जहां उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, उसे पता चला है कि जोरो नामक एक एलियन उसे किसी दूसरी दुनिया में ले जाने आया था। और सबसे ज्यादा गंभीर और दिल दहलाने वाली बात ये थी कि धर्मा के माता-पिता उस क्रूर जोरो का स्वागत ऐसे कर रहे थे जैसे वो भगवान का भेजा हुआ कोई दूत हो। धर्मा अपने घर खुशी-खुशी आया था, अपने माता-पिता को ये खुशखबरी देनी कि वो अब एमवी कैरस्टोर में उड़ान भरेगा, और वो भी फ्लीट लेफ्टिनेंट बनकर, जिसका सपना विश्व के सभी नौजवान देखते थे। परंतु ये खुशी कुछ पल में ही गायब हो गई थी। जल्द ही धर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि उसे जोरो के साथ किसी दूसरी ही दुनिया में जाना था। धर्मा को ये लंबा, बेहद पतला व्यक्ति, जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और जिसके माथे पर बहुत ही अजीब सी एक मणि चमक रही थी, इस समय किसी शैतान के साथी संगी से कम नहीं लग रहा था। वो उसके घर में क्यों था? वो भी जब धर्मा के पिता भारतीय फौज के मेजर जनरल थे। वह घर जो मिलिट्री हेडक्वार्टर में था, जिसके चारों ओर इतनी सिक्योरिटी थी। कौन है ये शैतान जो धर्मा को उसके माता पिता से, उसकी दुनिया से दूर कर देने आया था? नहीं माँ, मैं इस एलियन के साथ नहीं जाऊंगा। कौन है ये और मैं क्यों जाऊं इसके साथ? धर्मा ने बहुत ही आक्रामक स्वर में बोला। जोरो को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसका मालिक उसके साथ नहीं जाना चाहेगा, और वो बहुत ही मासूमी भरे शब्दों में बोला, मेरे मालिक, आपके लिए पृथ्वी मात्र एक छलावरण थी, एक छुपने का स्थान। अब समय आ गया है, आप मेरे साथ चलिए और इरिट्रिया को क्रूर नोकोविच से बचाइए। धर्मा को आश्चर्य हुआ, ये जोरो से अपना मालिक क्यों बोल रहा है और ये इरिट्रिया को बचाने का क्या मसला है? धर्मा को बहुत ही विस्मय भी हुआ कि ये एलियन हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रहा था। भाषा नहीं आना एक बात है, परंतु बोलना ही नहीं आना? मालिक, फ्रान गैलेक्सी के लोग मानसिक संदेशों से ही बातें कर लेते हैं। हमें बोलकर संवाद की आदत नहीं है, जोरो ने बोला। उसने धर्मा का मन पढ़ लिया था। धर्मा के आश्चर्य की सीमा ही न रही। ये एलियन तो अति विकसित है। जोरो ने फिर बहुत ही विनम्रता से कहा, मालिक, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें निकलना होगा। धर्मा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस एलियन को क्या जवाब दे।
गायत्री देवी ने धर्मा की कश्मकश को समझ लिया था। वो खुद भी भावनात्मक उथल-पुथल से गुजर रही थी। उनका एकमात्र पुत्र उनसे बिछड़ने वाला था, वो भी शायद हमेशा के लिए। तुमको जोरो के साथ जाना ही होगा। इरिट्रिया के लोगों की तुम ही एक आखिरी उम्मीद हो। गायत्री देवी बहुत ही भावुक स्वर में बोली। उनकी भी मन स्थिति ऐसी ही थी कि मानो पूरा लिविंग रूम उन्हें काटने को दौड़ रहा हो। उस आलीशान कमरे की हर चीज उन्हें अब बेमानी लग रही थी। नहीं, क्यों माँ? मुझे ना तो इरिट्रिया से कुछ लेना देना है और ना ही इस एलियन से। मैं आपके साथ ही रहूंगा, या फिर आप दोनों भी चलो। धर्मा किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोला। गायत्री देवी को पता था कि धर्मा को समझाना मुश्किल है, फिर भी वो बोली, मेरे बेटे, आज से बहुत वर्ष पहले मैं रूल में काम करती थी। रूल एलियंस जीवन की खोज करने वाली एक संस्था थी और हम अंतरिक्ष में बहुत से सिग्नल भेजते थे। और उन सिग्नल्स को समझकर प्रोफेसर बोरो ने पता लगा लिया था कि ये ही वो स्थान है जहां आपको छुपाना सबसे आसान हो जाएगा। जोरो बीच में बोला, हालांकि उसको बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। गायत्री देवी ने जोरो की ओर देखा और इशारों इशारों में जोरो समझ गया कि उसे बीच में नहीं बोलना है। गायत्री देवी धर्मा को कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझाने की कोशिश कर रही थी। गायत्री देवी ने आगे बोला, मेरे प्यारे बेटे, तुम मेरे जैविक बेटे नहीं हो, तुमको जोरो ने मुझे दिया था। धर्मा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे या क्या कहे। उसके हाव भाव बदल गए। गायत्री देवी ने उसे कसकर गले लगाया और बोली, परंतु तुम किसी भी तरह मेरे पुत्र से कम नहीं हो। तुम थे, इसीलिए मैंने और तुम्हारे पिता ने किसी और संतान की कोशिश भी नहीं की थी। तुम ही मेरे लिए सब कुछ थे। गायत्री देवी बहुत ही ज्यादा भावुक हो गई। वो जोर जोर से रोने लगी। धर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। पिछले 1 घंटे में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। ऐसा लगा मानो दुखों का पहाड़ एकदम से उस परिवार पर टूट पड़ा हो। धर्मा को ये तारीख हमेशा याद रहेगी। उसका जन्मदिन ही उसे अब एक श्राप लग रहा था। धर्मा के पिता मेजर जनरल तेज प्रताप, जो चुपचाप खड़े ये सब देख रहे थे, धर्मा के पास आकर बोले, मेरे बेटे, तुम हमेशा ही गायत्री और मेरे बेटे रहोगे। हालांकि सच यही है कि जोरो ने गायत्री से संपर्क किया और उसने अपने आप को गायत्री की लैब में ही ट्रांसमिट कर लिया था। वो अपने साथ एक नवजात बच्चे को लेकर आया था। धर्मा को ये सब एक मिथ्या लग रहा था। जोरो किसी स्पेसशिप में नहीं, बल्कि ट्रांसमिट होकर सीधे ही उसकी मां के लैब में आ गया था। जोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया था और उसने फिर बड़ी मासूमी से बोला, मालिक, हमने आपकी माता को एक वेक्टर भेजा था जो उन्होंने अपने लैब में रख लिया था। ये वेक्टर हमें वहां ट्रांसमिट करने में मदद करता है। अभी भी मैंने अपना स्पेसशिप आपके सौर मंडल के बाहर ही रखा है और मैंने अपने आप को यहाँ ट्रांसमिट किया है। धर्मा को अब और भी ज्यादा यकीन हो गया कि जोरो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सोलर सिस्टम के बाहर से इतनी जल्दी तो प्रकाश की किरण भी नहीं आ सकती। जोरो ने फिर धर्मा का मन पढ़ लिया। वो बोला, मालिक, हम प्रकाश की गति से 1000 गुना से भी तेजी से ट्रांसमिट हो सकते हैं। धर्मा ने व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, हाँ, तुमने आइंस्टीन का नाम तो सुना ही नहीं होगा। मेजर जनरल तेज प्रताप गुस्से में बोले, धर्मा, जोरो झूठ नहीं बोल रहा है। वो यहां ट्रांसमिट होकर आया है। तेज प्रताप फिर धर्मा के पास धीरे से आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले,
मुद्दे की बात ये है कि उसने जब तुम्हें गायत्री को दिया था तो ये वादा लिया था कि गायत्री तुमको अपने पुत्र के समान पालेगी और सही समय आने पर उसे वापस म्यूवस भेज देगी, वो दुनिया जहां से वो नवजात बच्चा आया था। धर्मा को अब कुछ भी कहने को नहीं था, परंतु वो इतनी आसानी से अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकता था। ये सब कुछ उसे एक दुस्वप्न जैसा लग रहा था। इससे पहले कि कोई भी कुछ बोलता, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मिलिट्री हेडक्वार्टर में ऐसा धमाका। ये तो बहुत ही सिक्योर फैसिलिटी थी। एक और धमाका हुआ और एक के बाद एक धमाकों की लड़ी लग गई। मेजर जनरल तेज प्रताप ने अपनी कलाई में बंधे संचार यंत्र से एक कॉल किया और पूछा, ये धमाके कैसे हो रहे हैं? सामने वाले ने उत्तर दिया, सर, टेररिस्ट हमला हुआ है, बहुत ही खतरनाक। इससे पहले वो अपना वाक्य पूरा करता, वो उत्तर देने वाला मर गया और सिग्नल डेड हो गया। धर्मा बहुत घबरा गया और इससे पहले वो कुछ बोलता, जोरो ने बोला, मालिक, हमें निकलना पड़ेगा। धर्मा का गुस्सा अब फूट फूट कर बाहर आने को था कि कैसा है ये मणिधारी लंबा पतला व्यक्ति जो समय की नजाकत को नहीं समझ रहा। इतना बड़ा हमला हुआ है और वो जाने की बात कर रहा है। परंतु इससे पहले धर्मा जोरो को कुछ बोलता, एक धमाका उसी रूम में हो गया जिसमें वो सब थे। वहां बहुत बड़ी आग लग गई। जोरो को समझ आ गया था कि धर्मा इतनी आसानी से उसके साथ जाने वाला नहीं है। जोरो ने गायत्री देवी को देखा और फिर मेजर जनरल तेज प्रताप को, जैसे उनसे इजाजत मांग रहा हो। दोनों ने ही जोरो को आंखों ही आंखों में आज्ञा दे दी। दोनों का ही मन अत्यधिक भावुक हो रखा था, परंतु उन्हें पता था कि इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। उनका प्रिय पुत्र, उनका जिगर का टुकड़ा, उनका सब कुछ उनसे हमेशा के लिए विदा होने वाला था। धर्मा ने ये नजरों की भाषा का आदान प्रदान देख लिया था, परंतु इससे पहले वो कुछ भी कहता या करता, जोरो ने अपनी कलाई की त्वचा में अंतर्निहित लेजर ब्लास्टर से धर्मा पर प्रहार किया और धर्मा बेहोश हो गया। जोरो ने धर्मा को गोद में उठाया और एक मानसिक संदेश दिया। जोरो वहां से ट्रांसमिट होने लगा। जोरो ने जाते जाते गायत्री देवी और मेजर तेज प्रताप को मानसिक संदेश भेजा। मैं आप लोगों की मदद करना तो चाहता हूं, परंतु इस समय कर नहीं पाऊंगा। मुझे अत्यधिक खेद है। कोई बात नहीं जोरो, बस एक वादा करो, मेरे पुत्र का तुम हमेशा ध्यान रखोगे। गायत्री देवी रुआसा होकर बोली, बिल्कुल। आप दोनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरे मालिक का इतने वर्षों तक अच्छे से ध्यान रखने के लिए। जोरो ने मानसिक संदेश भेजा। जोरो बीम हो चुका था। इधर गायत्री देवी और मेजर तेज प्रताप एक बहुत बड़े आग के गोले की चपेट में आ चुके थे। पूरा परिवार एकदम से ऐसे बिखर जाएगा, इसकी कल्पना धर्मा ने कभी नहीं की होगी। धर्मा अपने सफर पर निकल चुका था। उसकी नियति उसे बुला रही थी। वो म्यूवस का कर्मयोगी था। उस पैरेलल यूनिवर्स में ही उसे अपना भाग्य बनाना था। उस समय किसी को भी ये नहीं पता था कि धर्मा आकर पूरी फ्रान गैलेक्सी में हलचल मचा देगा। धर्मा को अब पता चलने वाला था कि वो सन ऑफ गॉड है, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता है, जिसकी ताकत असीमित है और वो ऐसा सब कुछ कर सकता है जो और कोई नहीं कर सकता। अब ये सब सच है या कोई बहुत ही बड़ा और घिनौना षड्यंत्र, ये धर्मा को धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा।